हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से नुवामा वेल्थ पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे कंपनी का। Q2 का रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे थे। फिर से Q2 में टॉप लाइन का ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, देन क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर और बॉटम लाइन का नंबर, हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। कौन कॉल में अब देखेंगे कि मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सेबी ने जो कुछ रेगुलेशंस लाए हैं, कुछ रेगुलेशंस चेंज किए हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इनकी कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस पे। एंड ओवरऑल क्लाइंट एक्विजिशन में न्यू मनी जो कंपनी को आ रही है, नेट फ्लो जो इनका आ रहा है, उसमें कैसा मोमेंटम मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। इन सारी चीजों को देखेंगे एंड एंड में ऑफ कोर्स डील वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो कॉन कॉल में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगेन ये जो सेकंड क्वार्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए। काफी बड़े बड़े माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव करे, जैसे इनका रेवेन्यू का नंबर या पैट का नंबर, दोनों में बहुत सॉलिड ग्रोथ आया। पैट अगर आप देखोगे कंपनी का तो फर्स्ट हाफ के बेसिस पे H1 ऑफ FY25 को अगर आप कंपेयर करोगे H1 ऑफ FY24 से, तो प्रॉफिट कंपनी का डबल हुआ फर्स्ट हाफ के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि ये जो सेक्टर में जो टेलविंड्स चल रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सेक्टर को इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो उसमें जैसे हमने देखा है कि पिछले एक डेकेड में अगर आप देखोगे, पिछला 10 साल अगर आप देखोगे, तो इंडिया में जो फ्लो आया है आपका फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ, जिसमें आपका इक्विटीज है, पीएमएस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं। सो इनमें जो फ्लो आया है पिछले 10 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा रहा है। एंड इतनी हाई ग्रोथ के बाद भी मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप एनुअल हाउस होल्ड सेविंग देखोगे इंडिया का, तो अभी भी उसका सिर्फ 10% इन एसेट इन 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 सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहा है। यानी कि अभी भी यहां से भी बहुत ग्रोथ का स्कोप है अगले अगले आने वाले सालों के लिए। सो मैनेजमेंट का कहना है जैसे जीडीपी हमारी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, और मार्केट जो है वो और डीपर लेवल पे जा रहे हैं। जैसे हम जितनी भी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, हर एक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हमको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मार्केट्स के अंदर एक्सपैंड करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ सिर्फ मेट्रो या टीयर 1 सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, ये डीपर लेवल पे जा रही है। लोगों का वेल्थ बढ़ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा है, और जब ये होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनका ग्रोथ बढ़ेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा। सो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो सेक्टर है ये यहां से भी अगले 10 साल में 6 to 8 टाइम ग्रो कर सकता है, 6 से 8 गुना हो सकता है अगले 10 साल के अंदर। मतलब अगर आप ग्रोथ कैगर देखो तो बहुत आराम से 20 से 25% पे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है अगले 10 साल में। तो जब इंडस्ट्री का इतना हाई ग्रोथ है, तो ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, नोवामा वेल्थ, 361, मोतीलाल, वेल्थ फर्स्ट, मतलब बहुत इजीली ये 30-40% की कंपाउंडिंग दे सकते हैं अगले पूरे डेकेड के अंदर। ऑफकोर्स उसको ट्रैक करना है हमको, लेकिन ये क्लियरली हमको समझ में आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है इस पूरे स्पेस के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो तो अभी स्टार्ट हुई है सेक्टर में। अभी तो पूरा फाइनेंशियलाइजेशन का थीम जो है वो प्ले आउट होना स्टार्ट हुआ है। एंड इसमें जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो वेल्थ मैनेजर्स हों, आपके एसेट मैनेजर्स हों, म्यूचुअल फंड कंपनीज, या आपके ब्रोकर्स हों, या आपके जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं जिसमें CDSL, कैम्स, के फिनटेक, BSE, इन सब का एक बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है अगले पूरे 10 साल के अंदर। देन नुवामा में कंपनी ने काफ़ी सारी हायरिंग वगैरह करी है। कंपनी ने और टीयर 2 सिटीज़ में अपना एक्सपेंशन और बढ़ाया है। प्लस दुबई में, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट कॉल में, इनको लाइसेंस वगैरह मिल गया, सो वहाँ पे भी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। कुछ RMs की वहाँ पे हायरिंग भी करी है कंपनी ने। इसके बाद कंपनी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है आज के टाइम पे, नुवामा प्राइवेट वाला जो डिवीजन है उसमें कंपनी फोकस कर रही है अपने ARR एसेट्स की तरफ। ARR एसेट क्या हुआ, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। और जो इनका नुवामा वेल्थ वाला डिवीजन है उसमें कंपनी फोकस कर रही है MPIS, जो आपका जो इनका मैनेज प्रोडक्ट वाला जो पोर्टफोलियो है इसके ऊपर फोकस कर रही है। सो इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर क्यों फोकस कर रही है, बिकॉज इन दोनों से आपका रिकरिंग रेवेन्यू आता है, आपके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोनों में ही काफी अच्छी ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, 35% के आसपास की ग्रोथ रही है। देन हायरिंग काफी अग्रेसिव चल रही है नोवामा की, लगभग इन्होंने 35% से अपनी हायरिंग को बढ़ाया है पिछले एक साल के अंदर। 350 के आसपास टोटल रिलेशनशिप मैनेजर्स इन्होंने ऐड करे हैं लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, जिसमें से 330 से 335 RM इन्होंने ऐड किए हैं नुवामा वेल्थ वाले बिजनेस में, और लगभग 13-15 इन्होंने ऐड किए हैं अपने नुवामा प्राइवेट वाले बिजनेस के अंदर। देन टेक्नोलॉजी पे कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी का कहना है जो इनका वन प्लेटफॉर्म है, जो भी कुछ टाइम पहले इन्होंने बिल्ड किया था, उसको इस क्वार्टर में इन्होंने लाइव कर दिया है। और इस प्लेटफॉर्म को इनके क्लाइंट्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके एम्प्लॉयज, ये तीनों एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसके साथ इन्होंने एक और चीज ऐड करी है, फैमिली रिपोर्टिंग करके। सो फैमिली रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो इनके क्लाइंट्स हैं वो कौन से क्लाइंट्स हैं, HNI, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स होते हैं,
और HNI क्लाइंट को आप इंडिविजुअल क्लाइंट की तरह नहीं देख सकते। जैसे हम जब एंजल वन की बात करते हैं तो उनके मेनली रिटेल क्लाइंट का एक खुद का पोर्टफोलियो होता है, उसको वो देखता है, वो मैनेज करता है। बट जब HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट की बात करते हैं हम, तो उनका पूरा फैमिली एसेट होता है। जैसे आप आनंद राठी को देखते हो या किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को देखते हो, तो वो क्लाइंट का जब डेटा शेयर करते हैं तो वो शेयर करते हैं कि क्लाइंट टोटल फैमिलीज। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक HNI का जो पूरा फैमिली का एसेट है, वो चाहे उसके उनके वाइफ का हो, उनके चिल्ड्रंस का हो, उनके पेरेंट्स का हो, वो टोटल एलोकेशन उनको इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखेगा, हर एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर का, कि कितना एलोकेशन है, किस एसेट क्लास में एलोकेशन है, कहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो शो होगा डेटा उनको, वो सिर्फ नुवामा का शो नहीं होगा। नुवामा के अलावा अगर उनके और किसी दूसरे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ में उनका बिजनेस चल रहा है, तो वहां का भी एसेट उनको शो होगा। इसके पीछे का पर्पस क्या है नुवामा का? पहला पर्पस तो ऑफकोर्स ये है कि क्लाइंट को एक्सेस रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा उनको ये सारी चीजें ट्रैक करने में। लेकिन दूसरा एक और उनका पर्पस ये है कि इससे जो क्लाइंट है वो ट्रैक कर सकता है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो नुवामा के साथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड अदर कंपनीज के साथ में या दूसरी वेल्थ मैनेजर कंपनीज के साथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो कल को जब नुवामा का RM उनके क्लाइंट को जाके बोलेगा कि आप और फ्रेश फंड ऐड करिए हमारे हमारे इसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे क्लाइंट के पास में खुद से वो डेटा रहेगा, एंड आपका क्रॉस सेलिंग का, अप सेलिंग का चांस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली कंपनी टारगेट कर रही है कि अपना नेट फ्लो जो है उसको उसको कंसिस्टेंटली और बढ़ाया जाए। सो ये सारे डेवलपमेंट्स इन्होंने करे हैं। देन ईल्ड की अगर हम बात करें तो इनका ईल्ड थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, 85 बेसिस पॉइंट के आसपास आया है, 92 बेसिस पॉइंट था ये पहले। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज इक्विटी में जो इनके एसेट्स हैं उनमें M2M में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, प्लस नुवामा थोड़ा सा लेंडिंग वाला बिजनेस भी करता है, तो उसमें भी ईल्ड पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से इनका ईल्ड कम हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर में जिस तरीके का हमारा नेट इनफ्लो आ रहा है, तो ईल्ड हमारा वापस से 92 बेसिस पॉइंट पे आ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की बात करें तो उसमें रिजल्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि 10,000 करोड़ का जो AUM है वो इन्होंने क्रॉस कर लिया अपने AMC बिजनेस में। पब्लिक मार्केट्स में जितने भी फंड हैं इनके, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेन फंड स्कीम्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे स्कीम्स हैं नुवामा के पास में। और 1250 करोड़ का AUM इनका 4,500 करोड़ का हो गया पब्लिक मार्केट में जितने भी फंड्स हैं, मतलब 3.5 गुना के आसपास ग्रोथ आई है सिर्फ इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर। देन प्राइवेट मार्केट में कंपनी का प्लान है कि और भी नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे, जिसमें कुछ क्रेडिट प्रोडक्ट्स भी होगा, प्लस आपका कुछ रियल स्टेट्स के रिलेटेड भी फंड्स होंगे। तो ये सारे इनके पाइपलाइंस में है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस जो कि सबसे हाई ग्रोथ बिजनेस है नुवामा के लिए, अर्निंग सबसे तेजी से उस बिजनेस में बढ़ रही है। तो उसमें जो इनका कस्टोडियन वाला बिजनेस है, एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, उसका AUM जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया YOY लेवल पे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 70% जो ग्रोथ है इसमें वो न्यू क्लाइंट से आया है, नए क्लाइंटों से आया है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पुराने क्लाइंटों से फंड नहीं आ रहा है, आपका नए क्लाइंट एक्विजिशन भी काफी अच्छा चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स आपके मॉडल को थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाता है। इंटरनेशनल साइड पे भी काफी अच्छा बिजनेस है कंपनी का, बड़े बड़े ग्लोबल मार्की क्लाइंट्स इनके साथ ऐड हो रहे हैं कैपिटल मार्केट के बिजनेस में, और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ करके अब 6.5% के आसपास हो गया। देन जो अभी सेबी ने जो चेंजेस करे हैं कुछ रेगुलेशंस में, तो उसमें कंपनी कह रही है कि 3 बेसिकली चेंजेस हुए हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। पहले तो एस्बा का रूल वो चेंज हुआ है। दूसरा आपका ट्रू टू लेबल, वही जो आपको वॉल्यूम के बेसिस पे डिस्काउंट मिलता था। तो नुवामा कह रही है कि ये जो 2 चेंजेस हैं इससे हमारे बिजनेस पे बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो रेवेन्यू सोर्स है वो इन दोनों से वैसे भी नहीं आता है। तीसरा जो चेंज हुआ है, जो F&O में उन्होंने रूल्स को थोड़ा सा टाइट किया है सेबी ने, तो कंपनी कह रही है कि इसके लिए बेसिकली कुछ क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में कैसी चीजें पैन आउट होती है। लेकिन हमारे लेवल पे, हमारे बिजनेस में हम कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने हमारे क्लाइंट से, पार्टिसिपेंट से काफी बार इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है, एंड उनका यही रिवर्ट आया है कि इन चेंजेस के बाद भी अगर इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम कम भी होता है, स्टिल वो अपना कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहे हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में उसको कम नहीं करेंगे, वो कैपिटल डिप्लॉयमेंट चलता रहेगा। सो इसके बेसिस पे मैनेजमेंट कह रही है कि कोई खास इंपैक्ट इससे भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद इनका अगर हम कॉस्ट टू इनकम देखें ओवरऑल, तो 65% के आसपास का कॉस्ट टू इनकम आया है नुवामा वेल्थ का Q2 के अंदर। देन कंपनी का जो इनका टोटल फैमिलीज वाला अगर हम पार्ट देखें, क्लाइंट फैमिलीज, तो उसमें 22% की ग्रोथ रही है।
एक्सटर्नल कैपेसिटी की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर जो हैं उन्होंने और न्यू वेल्थ मैनेजर्स इन्होंने ऐड करे हैं जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। से देन उसके बाद एसेट सर्विसेज वाला अगर आप इनका बिजनेस देखोगे जिसमें मेन F&O वाला पार्ट इनका इंक्लूडेड है, तो उसमें कंपनी कह रही है कि अगेन वही पॉइंट कि जो इनके क्लाइंटों से इनका डिस्कशन हुआ था उसके बेसिस पे तो फीडबैक अभी यही है कि खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। एक और रीजन क्या है कि इनका एसेट सर्विसेज का 50% जो बिजनेस है उस वो F&O से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ इनका 32% जो बिजनेस है वो F&O एक्टिविटी उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें पहला पॉइंट तो यही है कि क्लाइंट उसमें वॉल्यूम कम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने अश्योरेंस दिया है। दूसरा एक और पॉइंट ये भी है कि कंपनी का जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन है वो काफी अच्छा चल रहा है इस वाले बिजनेस के अंदर। तो इवन दो अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम होता भी है तो कंपनी बोल रही है कि जैसा हमारा नए नए क्लाइंट एडिशन हम करते जा रहे हैं तो वो इसको कंपनसेट कर देगा। मतलब ओवरऑल लेवल पे मैनेजमेंट कोई खास इम्पैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अपने एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है कि ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर सकता है आपको, लेकिन ये जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं ये हमारे क्लाइंट्स के साथ में जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ है प्लस जो एक्विजिशन की एक्टिविटी जो हमको एक्सपेक्टेड है आने वाले क्वार्टर्स में उसके बेसिस पे दे रहे हैं। देन इनका नेट इनफ्लो बहुत सॉलिड रहा है इस क्वार्टर में। 2100 करोड़ का फ्रेश फ्लो आया है नोवामा के पास में इस क्वार्टर में। और आई थिंक ये अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है इनके लिए पर्टिकुलर एक क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट कह रही है कि ये कोई सडनली नहीं हुआ है, कोई एक ऐसा वन ऑफ इवेंट नहीं हुआ है। पिछले 12 से 15 महीने में हमारा कॉन्शियस एफर्ट रहा है, पूरे प्रोसेस हमने बिल्ड करे हैं। सो एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर सेबी ने एआईएफ के अंदर जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो उसका रूल चेंज कर दिया था। पहले आप अपफ्रंट करते थे, अब सेबी ने उसको चेंज करके ट्रेल बेस के ऊपर कर दिया था। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि उसके उस रेगुलेशन चेंज की वजह से हमको हमारा पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा, फंडामेंटली चेंज करना पड़ा। पहले हम एआईएफ के अंदर काफी डील करते थे, उसके बाद हमको बाकी प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर करना पड़ा। हमने पीएमएस एक्सप्लोर किया, म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, एआईएफ कैटेगरी 3 स्टार्ट किया, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया। सो उसके ये सारे कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के अब जो हमारा प्रोडक्ट प्रोपोजिशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है पिछले 1 सवा साल के अंदर। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो फ्रेश पैसा आ रहा है हमारे पास उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। प्लस इसके साथ में मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है कि ये जो मोमेंटम चल रहा है इसमें, मतलब जो फ्रेश पैसा आ रहा है इनके पास, उसमें कंपनी कोई बहुत बड़ा डिप एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। इनका कहना है कि अगर मार्केट में कोई शार्प करेक्शन नहीं होता है तो ये मोमेंटम जो चल रहा है नेट इनफ्लो का ये कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। सो ये भी एक पॉजिटिव गाइडेंस है। देन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो नोवामा का अगर आप कॉस्ट देखोगे Q2 में तो इनका जो नोवामा वेल्थ वाला बिजनेस है उसमें 28 करोड़ से कॉस्ट बढ़ा है ओवरऑल, और जो नोवामा प्राइवेट वाला बिजनेस है उसमें 16 करोड़ से कॉस्ट बढ़ा है। लेकिन हमने जैसे भी डिस्कस किया कि पिछले 1 साल में 350 के आसपास न्यू आरएम्स इन्होंने ऐड करे हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप ये जो एक्सपेंसेस देखोगे, हमारा टोटल कॉस्ट देखोगे, इसका 50% जो लिंक है वो लिंक है रेवेन्यू के बेसिस पे। मतलब रेवेन्यू हमारा इतने हाई पेस पे ग्रो किया तो उसके 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 अगेंस्ट में ऑफकोर्स आपको वो सारा मार्केटिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, मीटिंग कॉस्ट, ये सारा खर्चा लगता है। तो 50% जो कॉस्ट बढ़ा है हमारा वो रेवेन्यू से लिंक है। बाकी का जो 50% कॉस्ट आपको दिख रहा है जो इंक्रीज हुआ है वो बढ़ा है न्यू हायरिंग की वजह से। तो अगर आप इस न्यू हायरिंग को एक्सक्लूड कर दो, मतलब कि अगर पिछले 1 साल में हमने ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव हायरिंग नहीं करी होती तो हमारा कॉस्ट टू इनकम 65-66% से कम होकर के 62-61% पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है, बिकॉज ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। तो इनका एक्सपेंशन ऐसे नहीं होगा कि कंपनी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह डालेगी या नए स्टोर्स ओपन करेगी। इनका एक्सपेंशन कैसे होगा, ये न्यू आरएम्स को हायर करेगी, बिकॉज वही मार्केट में जाके नया क्लाइंट लेकर के आएंगे। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि एक्सपेंशन हमने किया है, खर्चा किया है, उसके बाद भी हमने कॉस्ट टू इनकम को सस्टेन रखा है। पिछले साल भी इनका कॉस्ट टू इनकम 65% ही था, इस साल भी कॉस्ट टू इनकम कंपनी का 65% के आसपास ही है। तो कंपनी कह रही है कि अगर ये हायरिंग नहीं करते तो आपको हमारा कॉस्ट टू इनकम 60-61% के आसपास दिखता है, यानी कि इनहेरेंटली कॉस्ट एफिशिएंसी काफी अच्छी है कंपनी की। देन आरएम के ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर आरएम जो है वो 1 ईयर से 3 ईयर की कैटेगरी में जाता है, देन 3 ईयर से 5 ईयर की कैटेगरी में जाता है, तो उसका प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा जंप आता है। उसका प्रोडक्टिविटी 1 टाइम से बढ़ करके 4 टाइम चला जाता है, देन 4 टाइम से बढ़ करके 6 टाइम चला जाता है। सो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कंपनी जितनी भी हायरिंग कर रही है, अभी आरएम्स की जो हायरिंग कर रही है, आने वाले 1, 1.5, 2, 3 साल के अंदर हमको दिखेगा कि इनका एसेट का ग्रोथ, इनका रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत ज्यादा रहेगा। प्लस क्योंकि आप बड़ा बेस हायरिंग कर चुके हो
तो उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, बॉटम लाइन में, यानी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। सो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का व्यू है। देन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट टू इनकम, अगर आप कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस को देखो, बिकॉज इस बिजनेस की बहुत ज्यादा बात होती है मार्केट में, क्या लगता है हमको कि नुवामा का अगर ये जो कैपिटल मार्केट का जो बिजनेस है इसका ग्रोथ घट गया तो इनके ओवरऑल बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी क्या कह रही है कि अगर आप हमारे कैपिटल मार्केट का कॉस्ट टू इनकम देखो तो 40 से 42% का कॉस्ट टू इनकम है हमारे कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस का, जिसमें से 25 से 26 या 31 से 32% के रेंज में रहता है कॉस्ट टू इनकम हमारा एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस का, जो इनका कस्टोडियन का बिजनेस है, और जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का या इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी का बिजनेस है जो मार्केट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सो उसका कॉस्ट टू इनकम 45 से 55% है। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चरली देखो कि अगले 2-3 साल में चीजें कैसे प्ले आउट होंगी, सो कंपनी कह रही है कि अगर आप वर्स्ट केस लेके चलो और हमारा कैपिटल मार्केट का बिजनेस अगर वर्स्ट केस में आगे चल के 15 से 20% से गिरता है, मतलब इसका रेवेन्यू 15 से 20% गिरता है, तो आगे कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट का जो कॉस्ट टू इनकम था 1-2 साल पहले वो था अराउंड 70% के आसपास। पिछले साल FY24 में ये इंप्रूव होकर के आया 53% पे, और इस साल मैनेजमेंट कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस टाइम पे इसका कॉस्ट टू इनकम 45% पे आ जाएगा। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 2-3 साल में अगर इसका रेवेन्यू ग्रोथ 15-20% से गिरता भी है तो इसका कॉस्ट टू इनकम बढ़ करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 55-56% तक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट एक सिक्लिकल बिजनेस है, हमको सबको पता है। सो कल को अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आती है, नंबर ऑफ IPO आने बंद हो जाते हैं, आपका QIP का जो डील है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो कंपनी क्या कह रही है कि इसका कॉस्ट टू इनकम बढ़ करके 55-56% चला जाएगा। लेकिन इसका ओवरऑल बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल बिजनेस पे अगर आप देखो तो इनका जो मेन बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का, उसका कॉस्ट टू इनकम घटेगा। क्यों घटेगा, बिकॉज वही पॉइंट है, अभी कंपनी बहुत एग्रेसिवली हायरिंग कर रही है, ये RM का बेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होता जाएगा। तो मैनेजमेंट कह रहा है वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस का जो कॉस्ट टू इनकम है वो 65% से घट के 60% पे आ जाएगा 2-3 साल में, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका जो मेन बिजनेस है वो है एसेट मैनेजमेंट का। एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस अभी इनका प्रॉफिटेबल नहीं है, वो ब्रेक इवन पे हार्डली अभी पहुंचा है। सो उसका भी कॉस्ट टू इनकम घटेगा अगले 2-3 साल के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि इवन दो अगर वर्स्ट केस में कैपिटल मार्केट का कॉस्ट टू इनकम 45 से बढ़ के 55% भी चला जाता है, स्टिल हमारे जो दो मेन ग्रोथ इंजन हैं वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट, उसका कॉस्ट टू इनकम क्योंकि गिर जाएगा, तो ब्लेंडेड लेवल पे आप देखोगे कि कंपनी का कॉस्ट टू इनकम जो है जो कि अभी 65% है वो 60% आ जाएगा। तो क्लियरली हमको समझ में आता है, मैनेजमेंट ने बहुत बार पास्ट में भी बोला है अपने कॉन कॉल में कि इनका जो मेन फोकस है वो वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस पे है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस का कॉस्ट टू इनकम अगर कल को बढ़ता भी है यहां से, बिकॉज सिक्लिकल बिजनेस है, डाउन साइकिल आता भी है, स्टिल इनके जो दो वो मेन बिजनेस हैं उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के थ्रू कॉस्ट टू इनकम घटेगा और ब्लेंडेड लेवल पे इनका कॉस्ट टू इनकम 60% आ जाएगा अगले 2-3 साल के अंदर। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का फुल चांस है कंपनी को। अभी भी हम देख रहे हैं इनका जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है वो टॉप लाइन के ग्रोथ से बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन मेन रोल उसमें कैपिटल मार्केट का है। बट अगर कैपिटल मार्केट अंडर परफॉर्म भी करता है तब भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हमारा अर्निंग का ग्रोथ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू टॉप लाइन का ग्रोथ। सो ये बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दिया इन्होंने, बिकॉज बहुत बार ऐसा कंसर्न रहता है कि क्या कैपिटल मार्केट का ग्रोथ गया तो बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो वहां पे मैनेजमेंट क्लियर कर ली है कि इससे डायरेक्टली इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस पे। देन डिविडेंड की बात करें तो नुवामा ने FY24 के एंड में लगभग 47-48% का डिविडेंड शेयर अनाउंस किया था। अभी जब इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए तब अगेन कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट ईयर ही हमने इस चीज को क्लियर किया था कि अपने टोटल प्रॉफिट का 40 से 60% जो है वो हम डिविडेंड देते रहेंगे आगे चल के, बिकॉज हमको जो आगे के बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो फंड चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट है। तो डिविडेंड पे आउट हमारा 40-60% में कंटिन्यू रहेगा। अब आप एक चीज अगर लॉजिकली सोचो तो ये बिजनेस किस तरीके का बना, इसमें सेक्टर में हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं, बिजनेस बहुत इजीली 30-35% पे ग्रो कर सकता है, एसेट लाइट मॉडल है, कोई हैवी कैपेक्स इनको करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाई ग्रोथ मॉडल है, टेलविंड है सेक्टर के अंदर, स्टिल उसके ऊपर से कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 40 से 60% का, ये गाइडेंस है इनका। और अगर आप जनरली देखोगे मार्केट में तो मार्केट में जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें डिविडेंड ज्यादा मिलता है वो स्टॉक्स बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम गिरते हैं बियर मार्केट के अंदर।
और वो स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ ज्यादा होता है बिजनेस में लेकिन वो डिविडेंड नहीं देते, जब उनका टाइम खराब आता है, जब उनका ग्रोथ घटता है, तो उन स्टॉक में बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आता है। तो जो इस तरीके के बिजनेसेस हैं जिनमें हाई ग्रोथ भी है प्लस कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक शेयर कर रही है, जनरली आप देखोगे कि इनका बुरे टाइम में, मतलब अगर बेयर मार्केट आता भी है कल को, तो इनमें जो फॉल होगा वो बहुत कम होगा बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। यानी मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मिल रही है और हाई ग्रोथ भी मिल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक बनता है कि अगर मेरे को एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं इनका एलोकेशन डेफिनेटली मेरा ज्यादा होगा ऐसे बिजनेसेस में कंपेयर टू अदर बिजनेसेस जो कि थोड़े से सिक्लिकल हैं या मैं एक अर्निंग ग्रोथ वहां पे प्ले कर रहा हूं। सो ये चीज हमको यहाँ पे समझ में आती है, जो हमको नुवामा या और भी जो इस पूरे सेक्टर में जो बिजनेसेस हैं उनमें हमको इस तरीके की डील मिल रही है ओवरऑल। देन जो फ्रेश पैसा आ रहा है कंपनी का, मैनेजमेंट कह रही है कि उसको लेकर के हम बहुत कॉन्फिडेंट है। अगेन अगर कोई बहुत स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं आता है मार्केट के अंदर, तब ये फ्लो हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई खास इसमें हम इम्पैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनका टोटल आरएम बेस अगर आप देखोगे तो 1200 टोटल आरएम है कंपनी के पास में। एंड अभी ये क्या कर रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में 35 से 45 न्यू आरएम हायर कर रहे हैं। मैनेजमेंट का टारगेट है कि पूरे साल में अपने आरएम बेस को 15 से 20% से हम इंक्रीज करेंगे। सो ओवरऑल कंपनी का प्लान है कि 400 आरएम ये एनुअली इस साल हायर करेंगे। एएमसी बिजनेस में भी ये न्यू हायरिंग वगैरह कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि अभी एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो एएमसीज हैं, उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड पे जो वो कमीशन देते हैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया है, मतलब थोड़ा सा उसको कम किया है। नुवामा कह रहा है कि इससे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड सेल करने पे उसको उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड हमारे लिए अभी भी बहुत नया प्रोडक्ट है। हार्डली 10-15% रेवेन्यू आता है हमको म्यूचुअल फंड के बिजनेस से। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पीएमएस है, एआईएफ है, प्लस फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जिनको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। इसका इंपैक्ट उन प्लेयर्स पे ज्यादा पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आप इसी सेक्टर में देखोगे तो जो ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट है उसका म्यूचुअल फंड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। देन आपका वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो भी म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा करता है। आपका आनंद राठी भी अगर आप देखोगे तो 55-60% जो उसका प्रोडक्ट है, एसेट है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर है। तो ऐसे प्लेयर्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो एक प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। कंपनी कह रही है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सो हमारी रेवेन्यू पे कोई खास इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो इनका डिवीजन है जो बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो उसका डील का पाइपलाइन कैसा है? अभी कंपनी कह रही है कि अभी बहुत सारी न्यू फाइलिंग्स हुई है आईपीओस के लिए, क्यूआईपीस के लिए, मर्जर एक्विजिशन, ये सारी एक्टिविटी का पाइपलाइन अभी बहुत स्ट्रांग है। और वही पॉइंट कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन हम नहीं देखते हैं तो ये ग्रोथ मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा इस वाले डिवीजन से भी। देन इनका अगर आप एसेट का स्प्लिट देखोगे तो जो इनके पास फ्रेश पैसा आता है उसका 50-50% जो है वो शेयर है ओल्ड और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बीच में। मतलब क्या हुआ, जितना भी फ्रेश पैसा आ रहा है कंपनी के पास में, चाहे वो नुवामा वेल्थ में हो या नुवामा प्राइवेट में हो, 50% वो पैसा आता है इनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, 50% वो पैसा आता है कंपनी के न्यू क्लाइंट से। तो ये बैलेंस काफी अच्छा है, बिकॉज अगर सारा पैसा आपका नए क्लाइंटों से आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपके पुराने क्लाइंट्स है वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है एंड आपका क्लाइंट रिटेंशन अच्छा नहीं रहेगा। कल को वो क्लाइंट आपको छोड़ के दूसरी कंपनी को स्विच करेंगे। इसका अपोजिट केस भी बहुत बुरा है कि अगर सारा पैसा आपके पुराने क्लाइंटों से ही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप न्यू क्लाइंट को एक्वायर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप न्यू क्लाइंट हेल्दी पेस पे एक्वायर नहीं करोगे इस इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली, तो आपका रेवेन्यू सस्टेन नहीं रहेगा, उसमें कल को जाके एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो कंपनी का दोनों का 50-50% का शेयर है, 50% नए क्लाइंटों से आता है, 50% पुराने क्लाइंटों से आता है। देन एट्रिशन पे नुवामा कह रही है कि एट्रिशन एक्चुअली में चैलेंजिंग है इस इंडस्ट्री के लिए। नुवामा प्राइवेट में थोड़ा सा ज्यादा इनको कंपटीशन देखना पड़ रहा है, बिकॉज नुवामा प्राइवेट में जो इनके आरएम है वो एक नीश चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए होता है उसके लिए, बिकॉज आप फैमिली ऑफिस से डील करते हो, अल्ट्रा एचएनआई आपके क्लाइंट होते हैं, प्लस जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके सीएक्सओ, जैसे आपका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सो ये सारे क्लाइंट से आपको डील करना रहता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए। इसलिए नोवामा प्राइवेट में हायरिंग करने में थोड़ी सी कंपटीशन इंटेंसिटी ज्यादा है। नोवामा वेल्थ वाला जो इनका बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि इतना ज्यादा हमको प्रॉब्लम आता नहीं है, बिकॉज जितना स्ट्रांग और डाइवर्सिफाई हमारा प्रोडक्ट रेंज है,
कोई और प्लेयर, हार्डली कोई और प्लेयर उस तरीके का प्रोडक्ट रेंज ऑफर कर पाता है मार्केट में। और आरएम जो है उनको बाकी जगह पे इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, इंश्योरेंस ही उनका मेन प्रोडक्ट होता है। हमारे पास बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसलिए आरएम जो है वो प्रेफर करते हैं हमको ज्वाइन करना यहाँ पे। सो यहाँ पे कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इतनी नहीं है। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि इंटरेस्ट रेट अगर कल को कम होता भी है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा उसका, प्लस एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा इनके लेंडिंग वाले बिजनेस पे, बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ फंड वहां से कम हो जाएगा। देन कैपेसिटी एडिशन पे अगेन कंपनी का सेम व्यू है कि हमें अभी कोई इरादा हमारा है नहीं कि हम हायरिंग को स्लो डाउन करेंगे, बिकॉज बहुत स्ट्रांग डिमांड हमको दिख रही है। इस साल भी हम 400 के आसपास हायरिंग करेंगे, देन अगले साल भी ये हायरिंग कंटिन्यू लगे रहेगा, बिकॉज जस्ट कॉस्ट टू इनकम को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ मार्केट शेयर गेन करना हम बंद कर दें तो ये हमको सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता है। हमारा मेन फोकस है कि हमको मार्केट शेयर गेन करते जाना है। ये जो अगला 10-15 साल का अपॉर्चुनिटी है इसमें एक बड़ा प्लेयर निकलना है। उसके लिए अगर कॉस्ट टू इनकम को बीच में थोड़ा बहुत रोकना भी पड़ेगा तो भी हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि अगर हमको कॉस्ट टू इनकम, फॉर एग्जांपल अगले ही क्वार्टर में हमको कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटिंग बंद कर देंगे। 2 क्वार्टर हम रिक्रूटमेंट बंद करेंगे तो हमारा कॉस्ट टू इनकम बहुत बड़े मार्जिन से इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन वो प्राइमरी फोकस नहीं है। प्राइमरी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंटों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है। सेम जो एंजल वन की मैनेजमेंट का जो जो व्यू रहता है, एक जो हम हंगर देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि ग्रोथ करना है, मार्केट शेयर गेन करना है, सेम वैसा व्यू कंपनी फॉलो कर रही है। देन कंपनी का कहना है कि बिकॉज अभी वाला जो हायरिंग फेस है इसमें आप देखोगे कि 1-2 साल में एक मैसिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर, क्योंकि ये सारे आरएम्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अगले 2-3 साल में। जैसे इन्होंने डेटा दिया कि एक आरएम का जो प्रोडक्टिविटी है वो जैसे ही 1 साल से 3 साल में जाता है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 टाइम से 4 टाइम चला जाता है। एंड जैसे ही 3 साल से वो 5 साल में जाता है उसका प्रोडक्टिविटी 4 टाइम से 6 टाइम बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा ग्रोथ और इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है आगे आगे चल के मीडियम टर्म में, इसलिए हायरिंग वगैरह कंटिन्यू रहेगी कंपनी की। देन दुबई में जो इनका बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि अभी ये जस्ट हमने स्टार्ट किया है, कुछ क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड किए। नियर टर्म में ये कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं बनेगा रेवेन्यू का। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि इंडिया में ही हमने एक न्यू सिटी ऐड करी है, लेकिन इससे प्रोडक्ट प्रोपोजिशन बढ़ गया है हमारा, क्योंकि अब हमारे इंडियन क्लाइंट जो बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी हम केटर कर सकते हैं, जो वहां के क्लाइंट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी हम केटर कर सकते हैं, प्लस जो वहां के क्लाइंट अदर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी भी नीड्स को हम केटर कर सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट प्रोपोजिशन बढ़ गया है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इससे 10-15% आने में अभी काफी टाइम लगेगा। एंड देन लास्टली अगेन कॉस्ट टू इनकम पे फिर से बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने कि अगले 3 साल में आप देखोगे इवन दो हमारा कैपिटल मार्केट का कॉस्ट टू इनकम बढ़ करके 55% जाएगा, लेकिन जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उसका कॉस्ट टू इनकम 60% आएगा, और जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है उसका कॉस्ट टू इनकम 100% से कम होकर के 75-80% पे आएगा। तो ब्लेंडेड लेवल पे हमारा कॉस्ट टू इनकम अगले 3 साल में 55 से 60% पे आ जाएगा, जो कि अभी लगभग 65-66% पे है। यानी वही पॉइंट हो गया कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंपनी को कंटिन्यू रहेगा। तो एक अच्छा ग्रोथ हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी का। सो रिजल्ट अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड जो 2-3 कंसर्न थे सेबी के रेगुलेशन को लेकर के उस पर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। फ्रेश पैसा जो कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, उस पर भी मैनेजमेंट ने बहुत सॉलिड व्यू दिया है कि ये जो 2000-2100 करोड़ का जो नेट इनफ्लो आ रहा है इनके पास वो कंटिन्यू रहेगा, प्लस हायरिंग कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है कंपनी ने। आई थिंक लास्ट ईयर 3rd क्वार्टर से हमने इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, एंड अभी तक एक भी ऐसा क्वार्टर हमने देखा नहीं है जहां पे कंपनी की परफॉर्मेंस में एक डिप आया हो। हर एक क्वार्टर में हम देखते हैं कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ 40-50-60% रहता है। स्टॉक वहां से डबल हो चुका है। स्टिल अगर आप इनका पी मल्टीपल देखोगे तो अभी भी वही 25-24 के रेंज में दिखता है। क्यों? बिकॉज हर एक क्वार्टर में इनका जो बॉटम लाइन है, जो अर्निंग है, वो डबल हो जाता है YOY लेवल पे। तो पीई का अर्निंग क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ भी रहा है, लेकिन स्टिल वैल्यूएशन इसका काफी डिसेंट लेवल पे है। अभी भी अगर हम देखें तो वही 24-25 का फॉरवर्ड पी लगता है स्टॉक का, 40-50% की टॉप लाइन की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज का प्योर गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। सो बहुत सॉलिड रेटिंग चांस है करंट लेवल से भी, एंड इस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में देखें तो पर्सनली एक बेस्ट प्ले नजर आता है मुझे नुवामा वेल्थ इस लेवल से भी। बाकी मोतीलाल का भी कौन कौन एनालिसिस करेंगे ऑफकोर्स। सो ये पूरा कौन कौन एनालिसिस था नुवामा का। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।